रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट यूनिट जो 11th ग्रेड का वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास एक्सरसाइज के चंद एक MCQs हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आज हम सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। फर्स्ट MCQ है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट वन थिंग इज़ दैट मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जब भी आप MCQs को सॉल्व करें, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके आंसर्स को वन बाय वन देखें और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो अगर नहीं आता, आप उसके बारे में नो हाउ नहीं रखते, देन एक पॉसिबिलिटी है जिससे आपके उस MCQs के ठीक होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो ये तो सिंपलेस्ट MCQs हैं जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं आज की एक्सरसाइज में। लेकिन अगर कभी आपको कोई ऐसा MCQ सॉल्व करना पड़ जाए एंट्री टेस्ट में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। वो क्या है, आपने फर्स्ट वन थिंग स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में अब हमने देखना क्या है कि यहाँ पे उसने देखें लिखा हुआ है लॉ थ्योरी। ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल मेथड हो ही नहीं सकता जो लॉ से स्टार्ट हो, तो हम ऐसे को पहले ही साइड पे निकाल देंगे। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी बायोलॉजिकल मेथड हाइपोथेसिस से स्टार्ट नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है क्रॉस हो गया, मतलब दो जो मल्टीपल चॉइस थी हमारे पास, दो चॉइसेस जो थी वो हमने कट कर दी। अब हमारे पास सिर्फ रह गए दो। अब हमें बायोलॉजिकल मेथड में बिल्कुल क्लियर कट पता है बच्चे कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब ऑब्जर्वेशन से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से फिर डिडक्शंस बनती हैं और उसके बाद डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे हाइपोथेसिस, और हमें पता है आखिरी जो बायोलॉजिकल मेथड का लास्ट पॉइंट होता है दैट इज़ लॉ। तो यहाँ पे भी इसकी रीअरेंजमेंट रॉन्ग होने की वजह से तो B is the exact answer. Your first MCQ on page number 15, chapter number 1, 11th grade, observations, hypothesis, deduction and testing of deduction. तो it's mean that ये बेटे जो option number B है that is your exact answer. तो इस तरह से आपने डबल डिप के ऊपर चले जाना है। डबल डिप के ऊपर आप जाएंगे तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है MCQ की, वो उस क्वेश्चन की ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। दूसरे में डियर स्टूडेंट्स हम दूसरे MCQ में बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बेटे हम देखें अगर वन बाय वन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। पहला ही काम गलत हो गया, एंटीबायोटिक्स हम इसको क्रॉस कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स हमें पता है हम बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। पहले तो हम कैंसर को देख लें, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास चला गया। नेक्स्ट हमारे पास रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी मतलब कि हमने जब थ्योरी के अंदर डिटेल में जब हमने जीन थेरेपी पढ़ा था, रेडियोथेरेपी पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो उसके अंदर हमने रेडियोथेरेपी की बात की थी, जिसके अंदर हम बात करते हैं, हमने कहा था कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम जो शॉर्ट वेव लेंथ्स होती हैं उनको बम्बार्ड करवाते हैं। जैसे फॉस्फोरस 32 है, स्ट्रोंशियम 90 है, कोबाल्ट 60 है। तो डियर स्टूडेंट्स रेडियोथेरेपी और उसके बाद कीमोथेरेपी, डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए भी जो डिफेक्टिव सेल्स हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टिक तो कर लेते हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं कि कहीं ये ना हो कि कोई दो ठीक हो तो हमें A, B और C टिक करना पड़े या समथिंग एल्स। इसके बाद देखें कीमोथेरेपी इसमें आ गया, लेकिन उसके साथ फिर उसने कम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स दे दिया। इट्स मीन दैट ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकते। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अगेन B option is our exact answer of our MCQ number 2 of the 11th grade exercise. Dear students, now we will move towards the third MCQ. Third MCQ में dear students वो कहता है which one of the following is not a viral disease. Which one of the following is not a viral disease. तो क्वेश्चंस को MCQs को पर्टिकुलरली सॉल्व करते हुए
आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। उसने कहा नॉट अ वायरल डिजीज़। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम स्पीडीली जजमेंट कर लेते हैं, इंटरप्रेट करके और टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि वो जस्ट उसने एक वर्ड लिखा होता है। हम उसको फोकस करें, फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल कामली जो है वो अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ओके नॉट अ वायरल डिजीज़। काउ पॉक्स, डियर स्टूडेंट्स वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। काउ पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। तो इट्स मीन दैट हमारे पास बच गया टेटनस। अब टेटनस क्या है? टेटनस इज नॉट अ वायरल डिजीज़। ने कहा नॉट अ वायरल डिजीज़, तो टेटनस इज नॉट अ वायरल डिजीज़। फिर ये होती कैसे है? ये एक बैक्टीरियम है, क्लस्ट्रोडियम टेटनी, क्लस्ट्रोडियम टेटनी, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये टेटनस होती है। तो यहाँ पे हमारा MCQ जो है थर्ड क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4 की तरफ। MCQ नंबर 4 में वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। के क्लोनिंग से रिलेटेड कौन सा ऐसा मेथड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। क्लोनिंग में हम पढ़ के आए हैं क्या? फर्स्ट वन हम देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी, मैंने आपको जब क्लोनिंग पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था वो मेथड के उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जाइगोट के अंदर से न्यूक्लियस रिमूव करते हैं और जिसकी हमने डिटो कॉपी प्रिपेयर करनी होती है, हम उसका न्यूक्लियस उस ऑर्गेनिज्म का, उसी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी का जो सेल है उसका न्यूक्लियस लेके इंसर्ट कर देते हैं। इट्स मीन दैट नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। तो ये तो रिलेट कर रहा है क्लोनिंग से, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म मोर एम्ब्रियोज। एक जाइगोट है, जब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस में अगर हम किसी भी मेथड से जो जाइगोट है उसमें डिवाइडिंग सेल्स को जब सेपरेट कर लेंगे तो वो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज प्रिपेयर हो जाएंगे, आइडेंटिकल कॉपीज प्रिपेयर हो जाएंगी। इट्स मीन दैट ऑप्शन बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोनिंग। तो हमने ढूंढना है नॉट बिलोंग्स टू क्लोनिंग, तो ये भी बिलोंग करता है क्लोनिंग से, तो ये क्रॉस हो गया, हमारा ऑप्शन ये नहीं है। थर्ड वन, द इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप। वो क्लोनिंग में ये भी एक हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि क्लोन के अंदर हम आइडेंटिकल कॉपीज बनाएंगे। आइडेंटिकल कॉपीज कैसे बनेगी? जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। इट्स मीन दैट सी ऑप्शन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोनिंग। तो हमने फाइंड क्या करना था? नॉट बिलोंग्स टू क्लोनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स डी इज डेफिनेटली अवर आंसर, बट हम इसको डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ पीस ऑफ DNA और जीन, DNA का पीस या जीन सेपरेट करना फ्रॉम द सेल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग, कोई और चीज़ इंसर्ट करना अनदर जीन और पीस ऑफ DNA इन इट्स प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप मेमोराइज करें, रिकॉलिंग करें हम यहाँ पे, तो ये सारा कुछ हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ पे हम रिकम्बिनेंट DNA जिसमें हम फॉरेन DNA किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की थी। तो इस तरह से जो ये डी ऑप्शन है हमारा ये क्लोनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो डी इज़ अवर एग्जैक्ट आंसर कि क्लोनिंग से ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। डी इज़ अवर एग्जैक्ट आंसर। तो MCQ नंबर 4 जो हमारी एक्सरसाइज का है, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे जो है वो MCQs कंप्लीट हो गए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमने फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस चैप्टर को जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। आप इस सारे को थॉरली प्रिपेयर करें। पर्टिकुलरली वैसे तो सारा चैप्टर ही आपने तैयार करना है, लेकिन ख़ास तौर पे आप ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर डिफरेंस, इसी तरह फाइलेटिक लाइनेज, इसी तरह हमने पढ़ा जो फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स मीन के वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन हमने पढ़ा, ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे। जीन थेरेपी को आप
लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्लोनिंग और उसकी टाइप्स को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे, और आखिर में बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसके डिफरेंट स्टेप्स जिसमें कंजर्वेशन वगैरह को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर we are going towards our second chapter. We are going to start our second chapter, that is biological molecules. आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डियर स्टूडेंट्स, वर्ड क्लियरिंग इटसेल्फ के जो भी मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडी के अंदर होंगे उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। वैसे तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हम जिनको डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स बॉडी के अंदर, उनको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इन मॉलिक्यूल्स का बनना और टूटना किस तरह से। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हमने देखा था और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखा था। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को डियर स्टूडेंट हमने कहा था आर दोज मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने कहा था विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हम इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। डियर स्टूडेंट्स, हम वाटर को डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसी तरह हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन या कार्बन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। वाटर और कार्बन की इंपॉर्टेंस देखेंगे, दोनों लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, इसी तरह हम बात करेंगे लिपिड्स की, इसी तरह हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, और सेकंड लास्ट पे हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। ये भी चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिटेल में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की डिस्कशन करेंगे, कार्बन की डिस्कशन करेंगे कि कार्बन को इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को इस चैप्टर के अंदर ऐड क्यों किया गया है। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोकार्बन्स उन्हीं को कहते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। तो कार्बन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड, और एट द एंड ऑफ conjugated molecules. Dear students, inshallah tomorrow we will discuss about our first topic, that is importance of water. Thank you.